हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वें क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर कुत्ते की वफादारी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको देखना है ये जो शब्द हैं वो कौन से वाक्य में आए हैं कहानी में। पहला है समाधि। ये वाक्य है बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। तो समाधि शब्द जो है वो इस लाइन में आया है कि बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। फिर है बंजारा। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। फिर है वफादार। कुत्ता बड़ा वफादार था। फिर है शब। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर है लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। फिर है जमानत। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। फिर है गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग कहानी में इन वाक्यों में हुआ है। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर होगा किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। फिर है आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर होगा मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा, जैसे जल्दबाजी का नतीजा परिणाम, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, या लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तो आप जो भी शीर्षक देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? आंसर होगा कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते, और यदि चोर मालिक का सामान चुरा कर ले जा रहे हो तो कुत्ता जो है वो उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया होता है तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। फिर है अगला प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? आंसर है बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार ना करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। फिर सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, आज़ाद क्यों कर दिया? आंसर होगा सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, चोरी की थी, तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा जो माल था ज़मीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया, तो सेठ जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द हैं सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उसका शब्द आपको पहले लिखना है, उसके बाद तो आपको देखना है यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं और वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, तो आपको क्रम से लिखना है। तो पहले आएगा आश्चर्य, फिर आएगा इसलिए, फिर आएगा लुटेरा, फिर वफादार, वापस, और फिर आएगा सुंदर। यह है आपका अगला प्रश्न, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। तो कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? आंसर होगा सेठ की जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपए उधार देने की यही रीत है।
फिर है लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? आंसर होगा लाखा की जगह अगर मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार नहीं करता, कुत्ते को लाठी से नहीं मारता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी जो सेठ की चिट्ठी थी वो देखता, उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। फिर है आपका अगला प्रश्न, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो आपको देखना है कि क्या सही होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है राजा, उसका स्त्रीलिंग दिया हुआ है राजी। ग्वाला का दिया हुआ है ग्वाली, अभिनेता का अभिनेती, रानी का राना, शेरनी का शेरा, सुनार का सोनारा, ऊँट का ऊँटी, लुटेरा का लुटेर, बंजारा का बंजारी, सेठ का सेठी। तो आपको देखना है कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग में क्या बनता है। जैसे यहाँ पे दिया है राजा का रानी, तो इसी तरह आपको बनाने हैं। ग्वाला का होता है ग्वालिन, अभिनेता का होता है अभिनेत्री, रानी का होता है राजा, शेरनी का होता है शेर। फिर है अगला सुनार, उसका होगा सुनारिन, ऊँट का ऊँटनी, लुटेरा का लुटेरिन, बंजारा का बंजारिन और सेठ का होता है सेठानी। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? आंसर होगा कुत्ता बहुत वफादार था, तो रात को बहुत सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता क्या करता था, उन्हें भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। फिर है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? आंसर होगा बंजारा सेठ के पास उधार रुपए लेने के लिए आया था, पैसे लेने के लिए आया था, परंतु रुपए के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। उसने कहा अगर तुम मुझे कुत्ता दे दोगे, अपना गिरवी रख दोगे कुत्ता, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, क्यों आज़ाद कर दिया? आंसर होगा सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, तो चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल ज़मीन में गाड़ दिया। फिर वो भाग गए, तो कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। तो थोड़ा खोदने पर ही क्या हुआ, जरा सा उन्होंने खोदा, तभी जो चुराया हुआ माल था, सारा सामान था, वो मिल गया। तो सेठ जी की खुशी का पार ना रहा, सेठ जी बहुत खुश हो गए और कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर जो सेठ जी थे उन्होंने उसे मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। फिर है कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर होगा लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार किया। इससे क्या हुआ, कुत्ते की मौत हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तो जल्दबाजी में काम करने के बाद में लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल कि घोड़ा दौड़ रहा है, आंसर होगा इसका घोड़ी दौड़ रही है। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में आपको बदलना है, लिंग परिवर्तन करना है। तो सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा, तो क्या होगा इसका, सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारन को बहुत दुख हुआ, बंजारे का स्त्रीलिंग होगा बंजारन। फिर है ऊँट की पीठ पर सामान लदा है, ऊँट का होगा लिंग परिवर्तन तो होगा ऊँटनी, तो ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, तो मैदान में लड़की खेल रही है। फिर है आपका अगला प्रश्न, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये है शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्य, घोड़ी, शिक्षिका, देवी, नाग। तो यहाँ पर शिष्य है, उसका क्या होगा, शिष्य होगा। तो आपको देखना है इसमें शिष्य कहाँ पे है और उसको शिष्य के आगे लिखना है। तो शिष्य का हो गया शिष्य,
फिर इनके बनाने हैं आपको वाक्य। तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। फिर है नागिन और इसका होगा नाग। तो नाग नागिन, नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। फिर है शिक्षक, तो इसका होगा शिक्षिका। तो शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षिका पढ़ा रही है। फिर है घोड़ा, घोड़ा का होगा यहाँ पर घोड़ी। तो घोड़ा काले रंग का है और घोड़ी सफ़ेद रंग की है। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है गाय, गाय का होगा बैल। तो गाय दूध देती है और बैल किसान का मित्र है। फिर है देवी और देवी का होगा देव या देव का होगा देवी। तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। फिर आपका अगला प्रश्न है रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। तो यहाँ पर 3 वाक्य दिए हुए हैं। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो सैनिक, देश और नदी में कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा हमने अलग से करवाई है वीडियो में, और आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सैनिक में है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे क्या है पूरी जाति का बोध हो रहा है, सैनिक जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। देश, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है और नदी में भी क्या है जातिवाचक संज्ञा है। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। आशा विमान चलाती है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, नीम गुणकारी पेड़ है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आशा किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, नर्मदा नदी जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी नदी है, नर्मदा। हिमालय खास क्या है, किसी पर्वत का नाम है, हिमालय पर्वत। इसी तरह पेड़ का नाम नीम है। अगर पेड़ होता तो वो होती जातिवाचक संज्ञा, अगर नीम कहा गया है तो यहाँ पर किसी पेड़ के बारे में बताया गया है, तो ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। तो आपको देखना है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ कौन कौन सी हैं। सैनिक, तो ये क्या है जातिवाचक संज्ञा है। वीर सावरकर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश जातिवाचक संज्ञा है। गुजरात व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गिरनार, ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक हो गई, पर्वत जातिवाचक, तापी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य, हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। फिर है हमारी गाय का नाम गौरी है, नदी को लोक माता कहते हैं, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो इन वाक्यों में रेखांकित सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता ये किसी के विशेष नाम नहीं है, इन नामों से इनकी पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ये क्या है जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे कहा गया है कि जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। तो जातिवाचक जो शब्द हैं वो हैं छात्र, लड़का, पर्वत, गाय, नदी और पेड़। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पहला है भारत, फिर है हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, और जातिवाचक संज्ञा है नदी, सैनिक, पर्वत। फिर है आपका अगला प्रश्न, पशु पक्षियों के बोलने का अपना एक तरीका होता है, उनकी बोली को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि कौन सा पक्षी किस तरह से बोलता है, उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि पंछी होते हैं उनको कहते हैं चहचहाना, मुर्गा होता है उसको कहते हैं बांग देना, मक्खी के लिए कहते हैं भिनभिनाना, कुत्ते के लिए भौंकना, भेड़ के लिए मिमियाना, घोड़े का हिनहिनाना, भैंस का बवाना और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, हाथी का चिंगारना, मेढक का कहलाता है टर्राना और शेर का कहलाता है दहाड़ना।
कौवे का कहलाता है काँव काँव करना, मोर का कहलाता है टौकना और भौरे का कहलाता है गुंजार करना, गधे का कहलाता है रेंकना, गाय का रंभाना, ऊँट का बलबलाना, बकरी का मिमियाना, चूहे का चूँ चूँ करना, सांप का फुफकारना, बंदर का घुड़कियाँ देना, बाघ का घुर्राना। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।